हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का KBR लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग हिंदी का भाग 2 शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग हिंदी का जो पहला भाग है वो ख़त्म कर चुके हैं और वर्णिका जो भाग हिंदी का 2 है हम लोगों का, आज उसको शुरू करने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम लोग वर्णिका में जो 5 चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग पाँचों चैप्टर को पढ़ लेंगे अच्छे से और रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए पहला चैप्टर हम लोग लेते हैं वर्णिका भाग 2 का। तो पहला चैप्टर क्या है हम लोगों का? पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा। क्या है? दही वाली मंगमा। और इनके लेखक कौन है? रचनाकार श्रीनिवास। और इनका जो पूरा नाम है, लेखक जी के जो पूरा नाम है वो है मास्ती वेंकटेश अयंगार। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न में आप लोगों से कि रचनाकार श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोगों को बताना है मास्ती वेंकटेश अयंगर। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो लेखक जो हमारे श्रीनिवास जी है, इनके परिचय के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो है वो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था, कोलार, कर्नाटक में। आप लोगों से इस प्रश्न को ज़रूर पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे ध्यान में रखें कि श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी कोलार, कर्नाटक में हुआ था। तो आइए अब हम लोग प्रश्न लेते हैं अपना। तो हम लोगों का पहला प्रश्न क्या है? देखिए, हम लोगों का प्रश्न है, V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो इसका पहला क्या हो जाएगा ऑप्शन? पहला ऑप्शन है ढहते विश्वास, और दूसरा ऑप्शन है दही वाली मंगमा, और तीसरा ऑप्शन है नगर, और चौथा ऑप्शन है माँ। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? अगर आप लोग इस पाठ को पढ़े होंगे तो आप लोगों को जरूर याद होगा, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करें। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दही वाली मंगवा। V.R. नारायण जी दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किया है। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है, आप देख सकते हैं। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? तो अभी हम आप लोगों को बताए भी हैं इस प्रश्न के बारे में कि अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को याद रखना है कि इस पाठ के लेखक कौन है। श्रीनिवास जी। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, श्रीनिवास जी। तो ए नंबर ऑप्शन सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो हम लोगों का अगला प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं जो है वो कहाँ है? तो पहला ऑप्शन क्या है? शहर में, और दूसरा ऑप्शन है बाजार में, और तीसरा है रास्ते में, चौथा ऑप्शन क्या है? रंगपा के खेत में। तो देखिए, अमराई का कुआं कहाँ है? जब दही बेचने के लिए जाती थी मंगमा, तो उसे रास्ते में अमराई का कुआं मिलता था। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? रास्ते में। सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, रास्ते में अमराई का कुआं था। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अब हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है? तो क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? किसने कहा था ये कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो पहला ऑप्शन क्या है? मंगमा, और दूसरा ऑप्शन क्या है? पपाती, और तीसरा ऑप्शन क्या है? लक्ष्मी, और चौथा है सीता ने। तो जब मंगमा की बहू जो नंजम्मा थी वो अपने जो बेटे को मार रही थी, तो इसीलिए मंगमा बोली थी कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन की मंगमा ने ये कही थी। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? नंजम्मा मंगमा की कौन थी? नंजम्मा जो है वो मंगमा की कौन थी? तो पहला ऑप्शन क्या है? बेटी, और दूसरा ऑप्शन है मौसी, और तीसरा है बहू, चौथा क्या है? सौतीन। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंजम्मा जो है मंगमा की कौन थी? तो बहू हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी?
तो पहला ऑप्शन क्या है? वलूर के पास किसी गाँव की, और दूसरा है सातुर के पास किसी गाँव की, और तीसरा ऑप्शन है जालौन के पास किसी गाँव की, और चौथा है नागौर के पास किसी गाँव की। तो मंगमा जो है वो वलूर के पास जो किसी गाँव था एक, उसी वहीं की रहने वाली थी, और वो दही बेचने के लिए आया करती थी। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अवलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली थी मंगमा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है अब, कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुवादित कहानी है? दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुवादित कहानी है? तो पहला क्या हो जाएगा ऑप्शन? कन्नड़, और दूसरा संस्कृत, और तीसरा ऑप्शन क्या है? अंग्रेजी, और चौथा है उड़िया। तो आप लोगों को पता होगा कि दही वाली मंगमा जो है ये कन्नड़ भाषा में अनुदित है। क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, कन्नड़ भाषा। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा है? मंगमा की जो पोता था, वो अगर बदमाशी करता था तो इसीलिए उसकी मम्मी अगर उसको पीटती थी या मारती थी तो मंगमा मना करती थी। तो इसीलिए उसने कहा है कि अगर यह कोई काम करे, उधम करे, तो क्या इसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ये किसने कहा था? तो नंजम्मा ने कही थी, उसकी मम्मी ने, उस बच्चे की माँ ने, नंजम्मा ने। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, जो कि मंगमा की बहू थी नंजम्मा। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो इस प्रश्न को हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रास्ते में क्या था। तो आप लोगों को पता होगा कि क्या था रास्ते में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमराई का कुआं। जब मंगमा दही बेचने के लिए जाती थी तो उससे रास्ते में क्या मिलता था? अमराई का कुआं मिलता था। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, मंगमा को किसके साथ विवाद था? मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पोते के साथ, और दूसरा है नंजम्मा के साथ, और तीसरा ऑप्शन है मालकिन के साथ, और चौथा है पड़ोसी के साथ। तो देखिए मंगमा को किसके साथ विवाद था? अपनी बहू नंजम्मा के साथ। मंगमा जो है अपने बेटे पर से अधिकार हटाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे ही साथ रहे, और उसकी बहू भी चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, मेरा पति है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, कि मंगमा को अपनी बहू नंजम्मा के साथ विवाद था। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी अ, किस कहानी से संभार ली गई है? क्या है प्रश्न, कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो पहला ऑप्शन क्या है? गुजराती कहानी से, और दूसरा है तमिल कहानी से, और तीसरा ऑप्शन क्या है? उड़िया से, और चौथा है कन्नड़ कहानी से। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? कन्नड़ कहानी से ये लिया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, मंगमा किस भाषा की कहानी है? मंगमा जो है वो किस भाषा की कहानी है? तो पहला ऑप्शन क्या है आप लोगों का? तेलुगु, और दूसरा है उड़िया भाषा के, और तीसरा है हिंदी, और चौथा है कन्नड़। तो किस भाषा का हो जाएगा? अभी भी हम इससे पहले देखे हैं कि ये मंगमा जो है किस कहानी से है, किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की। डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखिए इस प्रश्न को, देखिए बार-बार रिपीट किया जा रहा है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है, अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है, किसका है ये कथन? तो देखिए पहला ऑप्शन है मंगमा, और दूसरा है माजी का, और तीसरा है नंजम्मा का, और चौथा है रंगपा का। तो ये जो है किसका हो जाएगा?
ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा मंगमा का। जब मंगमा दही बेचने के लिए जाती थी तो वो रोज़ माँ जी के घर पे जाती थी और वहाँ पे उसके पास उसके आँगन में बैठ के बातें करती थी, तो माँ जी से ही बोली थी मंगमा। ये नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो हम लोग आज जो है वर्णिका हिंदी भाग 2 पढ़ रहे थे। तो पहला पार्ट जो इसका है दही वाली मंगमा, तो उसके जो जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग अगले पार्ट को देखते हैं। तो हम लोगों का अगला पार्ट है अब ढाते विश्वास। आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोगों का अगला पार्ट क्या है? ढाते विश्वास। तो इस पाठ का नाम है ढाते विश्वास और इसके जो लेखक है वो कौन है? तो आप लोगों को पता होगा कि इनके जो लेखक है वो कौन है? रचनाकार आप लोगों को याद रखना है सातकौड़ी होता। इनके लेखक का क्या नाम है? सातकौड़ी होता और ये उड़िया के प्रमुख कथाकार है। आप लोगों से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कौन से कथाकार है? तो आप लोगों को बताना है कि ये उड़िया के प्रमुख कथाकार थे। तो इसके जन्म के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हर चैप्टर से ये ज़रूर पूछा जाता है लेखक के बारे में, उनके जन्म के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था और ये मयूरभंज उड़ीसा के थे। तो इस कहानी का जो हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। तो अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए इस पाठ का प्रश्न क्या है पहला कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? क्या है? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है? पहला ऑप्शन हम लोगों का क्या है? कन्नड़ और दूसरा है तमिल और तीसरा क्या है? उड़िया और चौथा है गुजराती। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं इसके बारे में कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से अनुदित है। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र और दूसरा है वी.आर. नारायण और तीसरा क्या है? गोपाल दास नागर और तीसरा है के.ए. जमुना। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि इसका जो लेखक है वो इनका लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग दें अगर आप लोगों को पता होगा तो इसका क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी। ढाते विश्वास इस कहानी के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी और इनका हिंदी में भी अनुवाद इसने ही किया है। तो अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए हम लोगों का अगला प्रश्न अब क्या है कि लक्ष्मी डैश कहानी का एक केंद्रीय पात्र है। क्या है? लक्ष्मी डैश कहानी का एक केंद्रीय पात्र है। तो क्या है? पहला ऑप्शन हो जाएगा ढाते विश्वास और दूसरा है धरती कब तक घूमेगी और चौथा ऑप्शन है माँ और तीसरा ऑप्शन है माँ और चौथा है नगर। तो लक्ष्मी जो है वो डैश कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो आप लोगों को पता है कि लक्ष्मी जो है किस कहानी का पात्र है? तो आप लोग बता सकते हैं कि ढाते विश्वास का। इसी कहानी में लक्ष्मी का जो है वर्णन किया गया है उनके द्वारा। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। तो पहला ऑप्शन क्या है? माँ और दूसरा है ढाते विश्वास और तीसरा है नगर और चौथा है धरती कब तक घूमेगी। तो देखिए बाढ़ की समस्या जो है वो किस कहानी के केंद्र में है? तो ढाते विश्वास। बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा क्योंकि इसमें बाढ़ की समस्या बहुत अधिक थी और लक्ष्मी जो है इसका इस कहानी का जो है वो मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी है और इस कहानी के केंद्र में जो है ढाते विश्वास इस बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। किसमें है? ढाते विश्वास। कहानी का नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस कहानी के केंद्र में है तो ढाते विश्वास। बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो
क्या है प्रश्न कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है, तो अभी आप लोगों को हम बताए भी कि कौन है इस कहानी की प्रमुख पात्रा, तो लक्ष्मी। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। लक्ष्मी का जो है वो घर टूटा हुआ था और बाढ़ की समस्या से वो ज़्यादा ही तकलीफ में आ गई थी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सी नंबर ऑप्शन, लक्ष्मी इस कहानी की मुख्य पात्रा है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो प्रश्न है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो आप लोगों को पता होगा कि लक्ष्मी के पति का लक्ष्मण नाम था, जो कि कलकत्ता में रहता था और लक्ष्मी अपनी बच्चे के साथ वो घर में रहती थी और उनके पति लक्ष्मण कहाँ रहते थे? कलकत्ता में। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पठार के नीचे, और दूसरा ऑप्शन है टीले के नीचे, और तीसरा है पहाड़ के नीचे, और चौथा ऑप्शन है पेड़ के नीचे। तो देखिए इस प्रश्न के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो टीले के नीचे। स्कूल कहाँ था? टीले के नीचे था, जो कि बाढ़ की समस्या में वहाँ पे लोग उस रूम में रहा करते थे छत पे, और बाद में तो पानी छत के ऊपर भी जाने का समस्या हो गया था। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? टीले के नीचे स्कूल था, जहाँ पे लोग बाढ़ के कारण उसी रूम में रहते थे, स्कूल के ही कक्षा में। तो क्या हो जाएगा? आप लोगों का बी नंबर ऑप्शन सही है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लिए हैं, इसको देखते हैं कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? क्या है प्रश्न कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो क्या है पहला ऑप्शन? बम्बई में, और दूसरा ऑप्शन है मद्रास में, और तीसरा है कलकत्ता में, और चौथा ऑप्शन क्या है? दिल्ली में। तो अभी आप लोगों को हम बताए भी कि लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, कलकत्ता में। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन क्या है? गुणनिधि, और दूसरा है लक्ष्मी ने, और तीसरा है सरपंच ने, और चौथा है केशव ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, गुणनिधि ने। स्वेच्छासेवक दल का जो है गठन करके बाढ़ की समस्याओं को रोकने की वो जो है एक बनाया था समूह, और उनके द्वारा वो बाढ़ की समस्याओं को रोकने का प्रयास करते थे। तो इसका गठन किसने किया था? गुणनिधि ने किया था। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि बारी-बारी से गाँव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो क्या है पहला ऑप्शन इसका? दलेई बाँध की, और दूसरा ऑप्शन क्या है? गाँव की, और तीसरा है नदी की, और चौथा है मंदिर की। तो बारी-बारी से गाँव के लड़के किसकी निगरानी किया करते थे? दलई बाँध की, कि वो टूट ना जाए और बाढ़ ना आए। इसीलिए वो लोग क्या करते थे? बारी-बारी से रात में जग-जग के दलई बाँध की निगरानी किया करते थे। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा क्या? दलई बाँध। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखिए हम लोगों का प्रश्न क्या है अगला, कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो ऑप्शन क्या है इसका? खलिहान में, और दूसरा क्या है ऑप्शन? रसोई में, और तीसरा है गुहाल में, और चौथा क्या है? कमरे में। तो लक्ष्मी अपने दोनों लड़की और एक छोटे बेटे को सुला करके कहाँ गई थी? गुहाल में गई थी। तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी नंबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। गुहाल में वो गई थी ताकि बछड़े को खोल दे, ताकि अगर बाढ़ आ जाए अचानक तो उनके बछड़े भाग सके, अगर खुला हुआ रहेगा तो। इसीलिए वो गुहाल में गई थी क्या करने? बछड़े सबको खोलने के लिए। तो अब अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था?
सात कोड़ी होता कौन है? इस कहानी के लेखक है और इनका जन्म कब हुआ था? तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है और आपको हम बताए भी थे जब परिचय बता रहे थे कि ये पूछा जा सकता है। तो देखिए पूछ भी दिया है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? 24 अक्टूबर 1927 ईस्वी और दूसरा क्या है? 11 अक्टूबर 1928 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन क्या है? 29 अक्टूबर 1929 और चौथा ऑप्शन क्या है? 30 अक्टूबर 1930 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को सात कोड़ी होता लेखक जी का जन्म हुआ था। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। तो क्या है हम लोगों का अगला प्रश्न अब कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? पहला ऑप्शन क्या है? पंजाबी के और दूसरा है गुजराती के और तीसरा क्या है? उड़िया के और चौथा है हिंदी के। तो सात कोड़ी होता जो है ये किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़िया भाषा के। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है आप लोगों से पूछा जाए तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि उड़िया भाषा के कथाकार हैं। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है ढालते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? ढलते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो पहला ऑप्शन क्या है? गुणनिधि का और दूसरा क्या है? सरपंच का और तीसरा ऑप्शन क्या है? तहसीलदार का और चौथा है लक्ष्मी का। तो आपको हम अभी बताए भी थे कि ढलते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान आ गया, उसके बाद फिर बाढ़ आ गया। तो बाढ़ में किसका घर टूट गया था? पहले तो तूफान में टूटा, फिर उसके बाद बाढ़ में भी घर उनका टूट गया। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? डी नंबर ऑप्शन, लक्ष्मी का घर जो है तूफान में टूट गया था। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? ढाहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? ढाहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो देखिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रचनाकार के नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न को आप लोग ज़्यादा ध्यान में रखें। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? पहला ऑप्शन है श्रीनिवास और दूसरा है ईश्वर पेटलीकर और तीसरा क्या है? सुजाता और चौथा है सात कोड़ी होता। तो ढालते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? सात कोड़ी होता। डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? ढालते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? ढालते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो पहला ऑप्शन क्या है? दहेज की समस्या और दूसरा है अकाल की समस्या और तीसरा है बाढ़ की समस्या और चौथा क्या है? घूसखोरी की समस्या। तो देखिए ढाहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या है? वहाँ पे बाढ़ की समस्या थी कि बाढ़ जो है कौन सा बांध था आप लोगों का? दलेई बांध था जो कि बार-बार टूट जाता था, कई सालों पे टूटता था, लेकिन जब वो टूटता था तो सब कुछ सत्यानाश कर देता था। तो इस कहानी में कैसी समस्या थी? तो बाढ़ की समस्या थी। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, बाढ़ की समस्या। तो इस पार्ट में जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोग अब देख चुके हैं और इसी वीडियो में हम लोग अगले पार्ट को भी अब देखेंगे। तो लेते हैं अगला स्लाइड हम लोग। तो देखिए अगला पार्ट हम लोगों का क्या है? वर्णिका का माँ है। क्या है? माँ। तो इसके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएगा? श्री ईश्वर पेटलीकर और ये गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। आप लोगों से इस प्रश्न के बारे में पूछा जाएगा ये कौन से कथाकार है? तो आप लोगों को बताना है कि गुजराती लोकप्रिय कथाकार है और इसके रचनाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो आप लोगों को याद रखना है। तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए इस पाठ के जो पहला प्रश्न है वो क्या कौन सा है? मंगू। हम लोगों का पहला प्रश्न है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? तो देखिए आप लोगों को इसने इसके बारे में पता होगा कि मंगू की माँ को कितने संतानें थी मंगू के अलावा।
तो क्या हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन 2 और दूसरा ऑप्शन क्या है 3 और तीसरा है 4 और चौथा है 1। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 3। और मम्मी के अलावा भी इनकी माँ की जो है 3 संतानें थी। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखिए हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है श्रीनिवास और दूसरा क्या है सातकोड़ी होता और तीसरा है ईश्वर पेटलीकर और चौथा है सुजाता। तो माँ कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। सी नंबर ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। और आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि इसके लेखक के बारे में किसी भी अगर पाठ को हम लोग पढ़ते हैं तो उसे ध्यान में रखना है उसके लेखक के बारे में और उनके जो भी परिचय है तो उनको याद रखेंगे। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है जन्म से ही पागल है। कौन जन्म से ही पागल थी? तो इस पाठ में जो है मंगू जो है पाठ के सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। तो देखिए पहला ऑप्शन है लक्ष्मी और दूसरा है पापाती और तीसरा है सीता और चौथा है मंगू। तो जन्म से ही कौन पागल थी? मंगू जो है जन्म से ही पागल थी और उनके माँ के इनके अलावा भी 3 संतानें थी। तो क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है कि मंगू जो है वो जन्म से ही पागल थी। तो अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि मंगू जन्म से ही पागल थी। तो पहला ऑप्शन क्या है ए नंबर ऑप्शन पागल थी। क्या है प्रश्न पूछा गया है कि मंगू जो है जन्म से ही कैसी थी? तो पागल थी। ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न क्या हम लोगों का मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की जो प्राकृतिक मौत थी जो अपने आप हो जाता है प्राकृतिक रूप से उसको उसकी माँ क्या मानती थी? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है बंधन और दूसरा है मुक्ति और तीसरा है छुटकारा और चौथा ऑप्शन है संतोष। उसकी माँ उसके प्राकृतिक मौत को जो है छुटकारा मानती थी। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का छुटकारा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए हम लोगों का अगला प्रश्न अब क्या है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है यह किसने कहा था? जब मंगू को हॉस्पिटल ले गई थी उसकी माँ ये पागल खाना जैसे हॉस्पिटल था एक कि वहां पे अगर मंगू को रखे तो उसका दिमाग शायद से सही हो जाएगा। तो वहां पे जो एक पर्सनल रूम रहता है जहाँ पे रखा जाता है उन लोगों को तो वहां पे किसी को भी जाने का परमिशन नहीं रहता इजाजत। ये आप लोगों को भी पता होगा। तो उसके अंदर उसकी माँ को नहीं जाने दिया गया था। तो एक नर्स जो थी वो बोली थी मजिस्ट्रेट जी ने कि अंदर किसी को भी देखने जाने का नियम नहीं है। यह किसने कहा था? तो क्या है पहला ऑप्शन है मैनूट ने और दूसरा क्या है यहाँ पे गलती लिखा गया है मैट्रन होगा और तीसरा ऑप्शन है परिचारिका ने और चौथा है डॉक्टर ने। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर मैट्रन ने। मैट्रन उसकी माँ को अंदर जाने से मना की थी। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा मैट्रन। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए उसकी माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो देखिए उसकी माँ जो है वो नहीं चाहती थी कि मंगू को हॉस्पिटल में रखे उस क्योंकि उसे लगता था कि वहां पे किस तरह से ख्याल रखा जाएगा मेरी मंगू का या नहीं रखा जाएगा। इसलिए उसकी माँ जो है नहीं चाहती थी कि वो हॉस्पिटल में भर्ती उसको करे। तो जब वो बात को मानी तो वो अपने पत्र अपने बेटा को लिखी कि आप जो है आइए वहां से और इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना है। तो किसे पत्र लिखकर उसकी माँ बुलाई थी? तो अपने बड़े पुत्र को। ए नंबर सही हो जाएगा आप लोगों का क्या बड़े पुत्र को मंगवाई थी पुत्र जब पत्र भेज करके। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं?
तो इस प्रश्न के बारे में अभी हम आप लोगों को बताई भी कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो क्या है पहला ऑप्शन राजस्थान, और दूसरा क्या है उड़ीसा, और तीसरा है ऑप्शन गुजरात के, और चौथा है कर्नाटक के। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं ईश्वर पेटलीकर। तो इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि लेखक के बारे में लेखक से जो रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं वो सभी पूछे जाते हैं, और वो सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप इसे ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था। यहाँ पे हो जाएगा प्राप्त। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो पहला ऑप्शन क्या है डॉक्टर से, और दूसरा है मजिस्ट्रेट से, और तीसरा क्या है सिविल सर्जन से, और चौथा ऑप्शन है पुलिस से। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, देखिए आपका। तो वो जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन या ऑर्डर प्राप्त की थी। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और हम आप लोग अब जो है अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि ईश्वर पेटलीकर जो है वो किस भाषा के कथाकार है, गुजराती के कथाकार है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है, गुजराती भाषा के कथाकार है। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, माँ को कितनी पुत्रियां थी। माँ को कितनी पुत्रियां थी। तो पहला ऑप्शन क्या है 3, और दूसरा है 4, और तीसरा है 2, और चौथा ऑप्शन क्या है 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2 पुत्रियां थी। माँ को 2 पुत्रियां थी और उनकी 2 पुत्र भी थे। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर आप लोगों का सी नंबर ऑप्शन 2 पुत्रियां। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन माझी का आशा भरा महीना था। माझी का आशा भरा महीना कौन सा था। तो देखिए जब माँ जी किसी एक तांत्रिक के पास या किसी भी ऋषि मुनि के पास वो गई थी, तो उसे उसको ऐसा कहा गया था कि अगहन का जो महीना है वो आपके लिए, आपकी मंगू बेटी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जो है अलग होने वाला है इसके लिए, इसके जीवन में। तो इसीलिए उनकी माँ ये आशा लगा के बैठी थी कि कब अगहन का महीना आएगा और हमारी संतु मंगू के लिए जो है कुछ सही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर अगहन का महीना, इसी के लिए वो आस लगा के उनकी माँ बैठी थी। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है, सात कोरी होता की, और दूसरा ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर की, और तीसरा है सुजाता की, और चौथा है सागर दरिया की। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, आप लोग को पता होगा इसका सही उत्तर की क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ईश्वर पेटलीकर की ये प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। क्या है अगला प्रश्न, मंगू कब से पागल है। मंगू कब से पागल है, तो इस बात को देखते हैं। इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को पता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि मंगू कब से पागल थी, वो जन्म से पागल थी। तो पहला ऑप्शन है 5 साल से, और दूसरा है 3 साल से, और तीसरा ऑप्शन है 2 साल से, और चौथा है जन्म से ही। तो मंगू जो है वो जन्म से ही पागल थी। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इस पार्ट को भी खत्म कर चुके हैं, और इस पार्ट इसी पार्ट में अगले और पार्ट को हम लोग वर्णिका के 5 पार्ट को हम लोग जो है एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो हम लोग 3 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और अब चौथा पार्ट लेते हैं।
तो हम लोगों का क्या है चौथा पार्ट नगर। पाठ का नाम क्या है नगर। और इनके लेखक कौन है रचनाकार सुजाता। तो आप लोगों को याद रखना है कि नगर पाठ के जो लेखक है वो कौन है सुजाता। और ये कौन है इनका वास्तविक नाम क्या है एस रंगराजन। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि ये रचनाकार इनके कौन है नगर के तो बताना है कि सुजाता। और लेकिन आप लोगों से इस प्रश्न के बारे में भी पूछा जा सकता है इनका वास्तविक नाम क्या है तो आप लोगों को बताना है एस रंगराजन। क्या नाम है गुजरात का वास्तविक एस रंगराजन। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है इधर। तो देखिए अब इसके थोड़ा जन्म के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसके जन्म के बारे में पूछा जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए इस बार का जो पहला प्रश्न है वो क्या है पापति को कौन सा रोग था। देखिए क्या है प्रश्न की पपाती को कौन सा रोग था। तो पहला क्या है टिटनेस और दूसरा है हीरा और तीसरा ऑप्शन क्या है कैंसर और चौथा है मेनिंजाइटिस। तो उसको कौन सा रोग था ये भी आप लोगों को पता होगा इस प्रश्न के बारे में। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन मेनिंजाइटिस था उनको। तो आप लोग ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है नगर कहानी प्रश्न है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है। तो पहला ऑप्शन क्या है उड़िया और दूसरा क्या है तमिलनाडु और तीसरा है गुजराती और चौथा है कन्नड़। इसके बारे में आप लोग बताएं कि इसका क्या प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा तमिल। क्योंकि आप लोग को अभी हम बताए भी कि इनका ये जो लेखक है इनका जन्म कहाँ हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में। तो आप लोगों को याद रखना है। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है पापति डैश कहानी की पात्र है। क्या है पापति किस डैश कहानी की पात्र है। तो क्या है इसका पहला ऑप्शन भारतीय विश्वास और तीसरा क्या है नगर और तीसरा धरती कब तक घूमेगी और चौथा है माँ। तो ये जो है किस कहानी की पात्र थी तो नगर कहानी। इसको हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं तो हम लोगों को पता होगा कि ये जो है नगर कहानी की पात्र है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है पार्वती की उम्र क्या थी। पार्वती की उम्र क्या थी तो आप लोगों को पता होगा कि ये 12 और 13 वर्ष की ही थी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन 12 वर्ष। क्या हो जाएगा 12 वर्ष। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था। तो देखिए जब एडमिट करने के लिए लेके गया था लेके उसकी माँ गई थी पापति को वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो वहाँ के नर्स या बाकी जो कर्मचारी थे वो उनको एडमिट नहीं करने थे इसीलिए और बाद में उसको वापस भी लौटा दिए थे घर कि आप लोग दूसरे दिन आइएगा। तो इसीलिए डॉक्टर जो है गुस्सा होकर के बोले थे कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। ये किसने कहा था तो वहाँ के बड़े डॉक्टर ने कहा था। तो पहला इसका ऑप्शन जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़े डॉक्टर ने कहा था आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। लेखक सुजाता का जन्म जो है वो कब हुआ था तो आप लोग को हम बताएंगे कि इसके लेखक ये जो है सुजाता जी इनके जन्म के बारे में आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। तो कब हुआ था अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि 3 मई 1935 ईस्वी चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो आप लोग याद रखिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1935 ईस्वी 3 मई 1935 ईस्वी। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलनात्मक व्याकरण किनकी किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है।
तो पहला ऑप्शन क्या है? सातकोरी होता। और दूसरा ऑप्शन क्या है? सुजाता। और तीसरा है काल्डवेल की। और चौथा है सामर्थ्य की। तो तुलनात्मक व्याकरण की रचना किसने किया था? तो सुजाता। 3 नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, आपको ध्यान में रखिए इसे। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन जो है वो किस लेखक का पूरा नाम है? तो अभी इसके बारे में आप बताएं भी कि एस रंगराजन जो है वो सुजाता का वास्तविक नाम है। इस प्रश्न के बारे में आप लोगों से पूछा जाए कि एस रंगराजन किस किस लेखक का पूरा नाम है, तो सुजाता का पूरा नाम जो है वो एस रंगराजन है। तो आप लोग याद रखिए। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या है? पापत्ती किस पर लेटी हुई थी? वो जो है किस पर लेटी हुई थी? तो पहला ऑप्शन क्या है? चौकी पर। और दूसरा है स्ट्रेचर पर। और तीसरा है खटिया पर। और चौथा है पलंग पर। तो अगर इस पार्ट को आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। तो वह स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। तो 3 नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, स्ट्रेचर पर जो है पापत्ती लेटी हुई थी। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठ में अमर राज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? तो देखिए जब हॉस्पिटल में उसकी माँ उसको लेके गई थी, पार्वती की माँ, तो उसे किसी कमरे एक कमरे में छोड़ करके वो जो है चली गई थी, तो उसे नहीं मिल रहा था। तो वो नर्स से पूछी कि कहाँ पे हमको ये पुर्जी जो मिला है उसको कहाँ पे दिखाना है? तो उसे दिखाया था कि 48 नंबर कमरे में उसे भेजना था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था अमरराज से। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? देखिए इस प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इसे बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि अभी हम आप लोगों के इससे पहले 2 बार बता चुके हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो एम पहला ऑप्शन। और दूसरा है एस रंगराजन। और तीसरा ऑप्शन क्या है? एल रंगराजन। और चौथा है एम रंगराजन। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एस रंगराजन। 3 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। वल्ली अम्मान के गांव का क्या नाम था? वल्ली अम्मान के गांव का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन क्या है? मुना डिपट्टी। और दूसरा है अंजू ग्रामम। और तीसरा है अतिपट्टू। और चौथा है पूरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं इसका आंसर। वली अम्मा के गांव का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मुना डी पट्टी सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन मुना डी पट्टी। तो आप लोग याद रखिए इसका। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का क्या है? पार्वती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? वो जो है बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? तो आप लोग इस पाठ को पढ़े होंगे और आप लोगों को पता भी होगा कि ये बेहोश क्यों पड़ी हुई थी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सिर दर्द के कारण। और तेज बुखार के कारण। और सी में है चोट लगने के कारण। और चौथा है पेट दर्द के कारण। तो देखिए पार्वती जो है उसे मेनिंजाइटिस हुआ था, वो बुखार से जो है बुखार के कारण बेहोश पड़ गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन की, वो तेज बुखार के कारण जो है बेहोश पड़ी हुई थी। तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? माँ। और दूसरा है नगर। और तीसरा क्या है? ढालते विश्वास। और चौथा है धरती कब तक घूमेगी। तो लेखक सुजाता के द्वारा जो रचित कहानी है इसका नाम क्या है? इसका नगर। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा नगर, 3 नंबर ऑप्शन। तो हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं।
देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, रेलवे स्टेशन का, और दूसरा है बस अड्डा का, और तीसरा क्या है, अस्पताल में, और चौथा है गाँव में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताएं कि किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, अस्पताल में वो भयभीत हो गई थी। उसे खड़े तो देखिए इस पार्ट के भी हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पार्ट का जो है खत्म हो चुका है, और अब हम लोग अगले पार्ट को देखते हैं। तो हम लोगों का जो वर्णिका है भाग 2 हिंदी का, उसका ये लास्ट जो है चैप्टर है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो इसका नाम क्या है, इस पार्ट का नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, और इनके रचनाकार कौन है, सागर दहिया। आप लोगों को हम हर पाठ के बारे में बताते हैं और उसके लेखक के बारे में भी बताते हैं, तो आप लोग जरूर इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के रचनाकार सागर दहिया, इसको आप लोग याद रखें। तो देखिए ये रचनाकार है सागर दहिया, और ये जो है राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार थे। तो इसके बारे में अब हम लोग जान लिए हैं, और इस पाठ के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, गोपाल दास नागर के द्वारा, और दूसरा है श्यामल दहिया, और तीसरा ऑप्शन है के ए जमुना, और चौथा है राजेंद्र। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है, किसके द्वारा यह अनुदित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावण दहिया, बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है, सागर दहिया भाषा के सफल कहानीकार। सागर दहिया भाषा के, यहाँ पे डैश हो जाएगा, सागर दहिया भाषा के डैश के। तो देखिए प्रश्न क्या है कि सागर दहिया जो है वो यहाँ पे डैश हो जाएगा, भाषा के सफल कहानीकार है। सागर दहिया डैश भाषा के सफल कहानीकार है। तो किस भाषा के हो जाएंगे, अभी आप लोगों को हम बताए भी कि सावर दरिया जो है वो एक राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। तो अगला प्रश्न अब हम लोग लेते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो धरती कब तक घूमेगी के, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो सावर दरिया इनके रचनाकार कौन है, सावर दरिया, जो कि एक राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार थे। तो आप लोगों को याद रखना है इस प्रश्न के बारे में, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, पुष्पा को, और दूसरा है भावरी को, और तीसरा है बिरजू को, और चौथा ऑप्शन है सीता को। तो देखिए सीता को जो है महसूस होने लगा था कि आकाश जो है अनंत नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, सीता को। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है देखिए, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी ये जो है कैसी कहानी है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, धार्मिक, और दूसरा ऑप्शन है आंचलिक, और तीसरा है राजनीतिक, और चौथा है सामाजिक। तो धरती कब तक घूमेगी ये एक सामाजिक कहानी है, तो आप लोगों को याद रखना है डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी ये एक सामाजिक कहानी है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है? ये ऐसा किसको महसूस हुआ था? अगर इस बात को आप लोग पढ़े होंगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीता को ऐसा महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच जो है घुटन भरी हुई है। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। आप लोगों का ए नंबर ऑप्शन, सीता को ऐसा महसूस हुआ था। तो अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। यह अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर भटकती रहे या लुढ़कती रहे, ये किसने कहा था? तो उसका बेटा जो कैलाश है उसी ने कहा था ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उनके जो है उनके 3 बेटा थे, तो कोई नहीं रखना चाहता था, इसीलिए कैलाश का कहना था कि हमें अच्छी नहीं लगती है कि माँ बुढ़ापा में कुछ दिन तक इस बेटे के पास या कुछ दिन तक उस बेटे के पास रहे। इसीलिए कैलाश ने ऐसा कहा था कि हमें अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैलाश। कैलाश ने ही कहा था। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम लोग अगला प्रश्न अब लेते हैं। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है नारायण, और दूसरा ऑप्शन है बिच्छू, और तीसरा है कैलाश, और चौथा है हुलास। तो सीता की जो बड़ा बेटा है उसका क्या नाम है? कैलाश। सी नंबर ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? जब माँ किसी एक ही बेटे के साथ रहती थी, इसीलिए कहा उसने कि एक ही बेटे के पास रहने का तो ठेका नहीं है, जो रख रहा है केवल उसी के पास तो ठेका नहीं है, बाद बाकी जो बेटे हैं और तो वो भी तो रख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन क्या है? कैलाश ने, और दूसरा क्या है? नारायण ने, और इसका तीसरा ऑप्शन क्या है? बिच्छू ने, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ए नंबर ऑप्शन कैलाश ने कहा था। ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अब हम अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हम लोगों का सीता के पुत्रों का नाम। सीता के पुत्रों का नाम, पहला ऑप्शन क्या है? कैलाश, हरि एवं गोविंद, और दूसरा है कैलाश, नारायण एवं बिच्छू, और दूसरा है हरि, गोपाल एवं नारायण, और चौथा ऑप्शन है शंकर, भोला और सुमित। तो देखिए उनके पुत्र का क्या नाम था, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन कैलाश, नारायण एवं बिच्छू, इनके तीनों पुत्र का नाम था। तो बी नंबर ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोगों का अगला प्रश्न अब क्या है? राधा किसकी पत्नी थी? राधा जो है वो किसकी पत्नी थी? तो पहला ऑप्शन है कैलाश की, और दूसरा है नारायण की, और तीसरा ऑप्शन है हरि की, और चौथा है बिच्छू की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैलाश। कैलाश की पत्नी जो है राधा थी। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखें। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो देखिए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो आप लोग को बताएं भी है इसके बारे में कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सावरदैया, और दूसरा ऑप्शन क्या है? श्रीनिवास, और तीसरा ऑप्शन है सात कोड़ी होता, और चौथा है सुजाता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है
राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएँ? सावरदैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सावरदैया। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है इसी वीडियो में 4 पार्ट को खत्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग जो है 5 पार्ट को खत्म कर चुके हैं, भाग 2 के जो वर्णिका थे इसके सभी पार्ट को। तो अब हम लोग जो है हिंदी को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग मन से पढ़ें और एग्ज़ाम में रिवीजन करवा चुके हैं हम सारा, तो आप लोग करके अब अच्छे से जाएँ एग्ज़ाम में। तो हम लोग हिंदी के पार्ट भाग जो है पहला और दूसरा दोनों को खत्म कर चुके हैं आज। तो आप लोग अच्छे से मन लगाकर तैयारी कीजिए। कुछ ही दिन आप लोगों बचा है, क्योंकि 17 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और रिवीजन आप लोगों का हम करवा चुके हैं। जो भी आप लोगों की तरफ से बचा होगा उसको पूरा करके जाइए एग्ज़ाम में अच्छे से और पढ़ के आइए।